अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक्स बताए थे और साथ उनमें जो प्रोडक्ट्स की एक किस्म है जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज प्रोडक्ट्स की एक और किस्म है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा और साथ ही मैं फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और साथ क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करूंगा। असल में जब हम जो है बात करते हैं लाइंस की, अगर प्लेन में हम देखें लाइंस तो हमारे पास अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, तो ये जो लाइंस होती हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती हैं उसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है। और फिर जो एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का टिल्ट होता है उसको हम जो है वो स्लोप की मदद से है मेजर करते हैं, ठीक है। अब वो लाइन जो है वो इस तरह से भी टिल्टेड हो सकती है, इस तरह से भी टिल्टेड हो सकती है, किसी साइड पे भी वो टिल्टेड हो सकती है। तो ये जो चीज़ें थी ये हम उसके स्लोप से फाइंड करते थे। लेकिन जब हम प्लेन्स की जो है टिल्टिंग के बारे में देखेंगे, यानी स्पेस में जब प्लेन्स की टिल्टिंग देखेंगे तो वहाँ हमारे पास जो स्लोप है या जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमारे पास सफिशेंट नहीं होता। तो वहाँ पे फिर हमें क्या चाहिए होता है, हमें नॉर्मल चाहिए होता है उस प्लेन के ऊपर, और वो नॉर्मल निकालने के लिए हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होता है, दो वेक्टर्स अगर हमें गिवन है इस ओरिएंटेशन में, एक ए है एक बी है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर है वो दो तरह से हो सकता है, वो परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है और वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं कि राइट हैंड रूल में अगर हमारे पास जो थीटा है, अगर हम ए से बी जा रहे हैं मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो ऊपर बनेगी, ठीक है। और अगर बी टू ए हम आ रहे हैं, ठीक है, बी टू ए मीन्स अगर हम जो है क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो ठीक है, फिर जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बनेगी वो डाउनवर्ड बनेगी। तो ये जो राइट हैंड का थंब रूल है उसके मुताबिक जो है वो ये होता है, ठीक है। तो अब जिस तरह डॉट प्रोडक्ट निकालने के मैंने दो अप्रोचेस बताई थी, एक जिसमें एंगल इन्वॉल्व होता है और एक जिसमें डायरेक्टली हम कंपोनेंट वाइज उसका इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें भी दो तरह के अप्रोचेस हैं। एक जिसमें एंगल इन्वॉल्व होता है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और साथ उसका डायरेक्शन वेक्टर जो जिसको हम यूनिट नॉर्मल कहते हैं वो इसके साथ आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ए क्रॉस बी जो है वेक्टर्स की मदद से निकालना चाहें जिसमें एंगल की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो फिर ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मेथड है जिसकी मदद से हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए है उसके कंपोनेंट्स तीन हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर है बी जिसके कंपोनेंट्स तीन हैं, b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, टॉप पे लिख देंगे आई जे के और नीचे जो भी वेक्टर पहले है उसके तीनों कंपोनेंट लिख देंगे और जो वेक्टर बाद में है उसके तीनों कंपोनेंट नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स में अगर हम रोज को इंटरचेंज करें तो बाहर हमें एक माइनस लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बी को पहले लाऊं या ऊपर लाऊं यहाँ पर और यहाँ पर पहले, तो इसका मतलब ये है कि मुझे रो इंटरचेंज करने के लिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए ए क्रॉस बी जो होता है वो हमारे पास माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, यानी जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास ए जो है वो है 2i प्लस जे प्लस के और बी हमारे पास -4i प्लस 3j प्लस के, और मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए उसी तरह से डिटर्मिनेंट एक लिखेंगे, उसके ऊपर जो है हम आई जे के लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो उसी तरह से लिख देंगे जिस तरह से फैक्टर ए है तो उसके कंपोनेंट है 2 1 1 और बी के कंपोनेंट है -4 3 और 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जस्ट हमने डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए अगर मैं इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करूँ तो सबसे पहले मैं आई लिखूँगा। अमूमन हम डिटर्मिनेंट में जो ये वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, लेकिन वेक्टर्स में हम इनको बाद में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कॉलम और ये रो हम छोड़ देते हैं, जो बाकी वैल्यूज़ बचती हैं 1 1 3 1 वो इसके साथ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरी वैल्यू आती है यहाँ पर जे है तो उसके साथ हम माइनस लिख के जे इधर लिख लेते हैं और जे वाली रो और कॉलम भी हम छोड़ देते हैं। तो बाकी वैल्यूज हमारे पास आएगा 2 -4 और 1 1।
2 माइनस 4 1 1 आ गया। इसी तरह प्लस फिर लास्ट वैल्यू जो होगी वो k की होगी और k की रो कॉलम हम छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 माइनस 4 3। तो ये जिस तरह हम मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। उसके बाद ये होगा कि ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरमियान में एक माइनस का साइन आकर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3, जिसको हम लिख सकते हैं -2 और साथ आया आ जाएगा। इसी तरह फिर बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या आ जाएगा, -6j + 10k। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, a क्रॉस b। अब अगर हमने b क्रॉस a निकालना है तो b क्रॉस a असल में नेगेटिव a क्रॉस b के इक्वल होता है। तो उसको हम जस्ट इनके साइन चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो है b क्रॉस a। ठीक है। अगर हमें सिंपल जो है आई जे के गिवन हो तो आई जे के का जो प्रोडक्ट है वो हम इस सर्कल की मदद से निकाल सकते हैं। ये उनके अगर आपस के पेयर का प्रोडक्ट तो मीन्स अगर हमने आई क्रॉस जे निकालना है तो वो के इक्वल हो जाता है, और जे क्रॉस के निकालना है तो वो आई के इक्वल होता है। और अगर हम इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और एरोस के अगेंस्ट चलेंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर जो है वो 2 कंपोनेंट्स अगर उसके हों तो फिर भी हम ऊपर आई जे के ही लिखते हैं, नीचे जो है यहाँ पर 2 कंपोनेंट के बाद में 0 लिख लेते हैं। तो उससे भी फिर हमें जो है वो 2 डायमेंशन में क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस है वो मैं डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो ये है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो बेस टाइम्स हाइट के इक्वल होता है। ठीक है। अगर ये मैं एक पैरेललोग्राम ले लूँ जिसकी बेस जो है वो एक वेक्टर है a और उसकी एक साइड जो है वो भी एक वेक्टर है b, तो पैरेललोग्राम में अगर ये a वेक्टर है तो ये भी a के इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये b है तो ये भी b के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब मुझे एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो हाइट जो होगी वो यहाँ से इस एज से यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा जो इस पे परपेंडिकुलर होगा वो चाहिए होगी। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो जो होता है परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और जो ये होता है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ h चाहिए। तो h जो होगा वो b मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो बेस की जगह मेरे पास आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड। अब देखें a तो खुद वेक्टर था, हमें यहाँ बेस की लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और यहाँ हाइट भी हमारे पास क्या आएगी, वो b साइन थीटा जब करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, वो उसकी लेंथ आ जाए। तो एरिया हमारे पास आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो असल में किसकी इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा साथ उसके यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसका दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूँ तो जो ए क्रॉस बी होगा वो मेरे पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा का एब्सोल्यूट ले लेंगे और साथ एन का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है। ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा जो एक नंबर होगा तो उसका हम जिस एब्सोल्यूट ले लेंगे, और जो हमारे पास होती है पैरेललोग्राम में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसलिए हम यहाँ ए क्रॉस बी को सिंपल क्या लिख लेंगे, ए बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ से n का ये था कि n यूनिट वेक्टर था, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 की इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल ये बात आ जाएगी। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करूँ तो आप देखें उनकी ये वाली साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में मेरे पास क्या है, वो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, और उसी को अगर मैं एंगल के फॉर्म में देना चाहूँ तो वो a b साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जो टॉर्क है, टॉर्क ये होता है कि अगर हम एक टर्निंग पॉइंट है सपोज और उससे कुछ दूर जो है वो फोर्स अप्लाई करें और ये पूरी बार जो है ये मूव कर जाए तो हम कहते हैं इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। तो इस टॉर्क को फाइंड करने के लिए और इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम जो है वो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि जो टॉर्क वेक्टर होता है वो आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, और अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फाइंड करना है तो वो इसी आर क्रॉस
एफ का मैग्नीट्यूड हो जाता है, जो हमारे पास आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा के इक्वल आता है। ये याद रखें कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसके साथ यूनिट वेक्टर नहीं आता, और जब हम सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि यही फिर उसको वेक्टर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, और इसी एन की वजह से जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बाद में क्या बन जाता है, हमारे पास वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो टॉर्क के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास जो है एक पॉइंट है P, ठीक है, और एक पॉइंट है Q, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द टॉर्क एक्सर्टेड बाय फोर्स F अबाउट द पिवट P शोन इन द फिगर। ठीक है, अब ये है कि हमने क्या किया है कि एक पिवट है, उस पे जो है इसको रख के हमने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है तो इसने जो टार्क एग्जर्ट किया है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, पी क्यू क्रॉस एफ। ठीक है, पी क्यू जो है ये हमारे पास यहाँ आर बन जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है और जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो एफ है वो जितनी फोर्स हमें गिवन है, यहाँ पे हमें 20 पाउंड्स की फोर्स गिवन है, तो हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, और क्योंकि यहाँ में एंगल गिवन है तो हम यहाँ पे एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू साथ उसका मैग्नीट्यूड साथ एफ का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ 70। तो पी क्यू की लेंथ हमें गिवन है वो है 3 फीट, वो हम लिख लेंगे, साथ फोर्स हमें गिवन है 20 पाउंड्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है वो हम पुट कर देंगे, और साइन ऑफ 70 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के ये हमारे पास 54.6 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो हमारे पास ये है कि अगर हमें प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और वो ज़ाहिर है मैंने इसको शुरू में जब डिफ़ाइन इसको कर रहे थे हम क्रॉस प्रोडक्ट को, तो मैंने आपको बताया था कि ये असल में प्लेन के अंदर जो है ये उसका टिल्ट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो वो जो टिल्ट है वो उस परपेंडिकुलर से हमें मिल जाता है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसकी मदद से हम ये समझेंगे, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस दिस दिस। अब प्लेन के हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो कोई भी अगर हम प्लेन ले लें, सपोज अगर ये प्लेन है, उसके हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ तो हम मुझे ये वाला परपेंडिकुलर जो है वो मिल जाएगा। उसके लिए ये है कि आप किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लें, पी को, आप पी क्यू वैक्टर निकाल लें और पी आर वैक्टर निकाल लें, और फिर पी क्यू क्रॉस पी आर जब आप करेंगे तो आपको जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब पी क्यू निकालने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान आप वेक्टर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं वो कैलकुलेशन यहाँ पे बताता हूँ कि हमने फाइंड करना है असल में पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, तो पी क्यू जो हमारे पास होगा वो किसकी इक्वल होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर इस तरह से डिफाइन होता है कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है उसके इक्वल हमारा पी क्यू हो जाता है। तो अब ओ क्यू का मतलब ये है आप सिर्फ जो क्यू पॉइंट था उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट जो था ये था 2 1 -1, इसको जब मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2i + j - k हो जाएगा। माइनस ओ पी जो है, ओ पी का मतलब ये है कि मैं पी को जो है पॉइंट को कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर में, तो वो मेरे पास आ जाएगा i - j + 0k। तो अब जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास पी क्यू वैक्टर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह पी आर वैक्टर जो है जब मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैं उसी तरीके से निकालूंगा जिस तरह से मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पहले डिफाइन किया है डिटर्मिनेंट मेथड से, कि आप लिखेंगे पी क्यू क्रॉस पी आर, पहले आई जे के लिखेंगे, पी क्यू के सारे कंपोनेंट लिखती है, फिर पी आर के सारे कंपोनेंट लिखती है, और सिंपली आपने डिटर्मिनेंट उसी तरह से ओपन कर दिया कि ये आई लिख के ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, फिर माइनस जे लिख के वो रो वो कॉलम छोड़ दिया, फिर के लिख के वो रो कॉलम छोड़ दिया, और इसको एक्सपेंड करके मेरे पास ये आंसर आया 6i + 6k। तो ये वो वेक्टर है जो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा अब इसी की जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल
विद द वर्टिसेस दिस दिस दिस। तो अक्सर आपसे बुक में पूछा जाएगा कि आपको वो वर्टिसेस दे देगा और कहेगा इन वर्टिसेस की मदद से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया जो आप फाइंड करेंगे तो वो असल में ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो उसकी पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो पैरेललोग्राम के लिए अभी आपने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। जो पैरेललोग्राम का एरिया वो हमारे पास क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पी क्यू आर पी आर का, ठीक है। यानी अगर ये पैरेललोग्राम है इस तरह से हमारे पास, ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम का ये जो हाफ है ये हमारे पास सपोज अगर रेक्टेंगल आती है तो हमारे पास जो सपोज अगर ये साइड है ए और ये साइड है बी, ठीक है, और ये एंगल अगर सपोज थीटा है दरमियान में, एंगल को अगर रेफर ना भी करें तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड था वो असल में हमें क्या देता था, वो हमें दे देता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें दे देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने क्या निकाली है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा 1/2 इंटू पी क्यू क्रॉस पी आर। आप इनमें से किसी एक पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं, पी को लेने फिक्स कर लें तो फिर पी क्यू पी आर फाइंड करेंगे, अगर क्यू को फिक्स करते हैं तो क्यू पी क्यू आर फाइंड करेंगे, आर को फिक्स करते हैं तो आर क्यू आर फाइंड करेंगे। तो आप दोनों को जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि हम सिंपली जो हमने पी क्यू क्रॉस पी आर ऊपर फाइंड किया हुआ है, ये क्वेश्चन की वैल्यूज़ वही हैं, तो मैं यही आंसर यहाँ से ले लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जो है मुझे इसका देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो वो मुझे दे देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड किया, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेते हैं। उसके बाद मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट डाल दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 6/√2, इसका आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो 3/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं जब हमें 3 वर्टिसेस गिवन हो। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इससे पहले हमने जो है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फाइंड किया था, अब हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। सपोज उसी तरह से ये पी क्यू आर वही वाले गिवन है, अगर मैं पी क्यू क्रॉस पी आर करता हूँ तो ये वेक्टर जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के ऊपर जिसमें पी क्यू और आर लाए करते हैं। अब मुझे उस पर कोई आम वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे उस पर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं इसी पी क्यू क्रॉस पी आर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ। तो हमें पता है कि जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो वेक्टर है वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला हुआ है पिछली एग्जांपल्स में। सिंपल में पुट करता हूँ तो मेरे पास ये जो वेक्टर आएगा, अब ये वो यूनिट वेक्टर होगा जो इस प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। बाद में जब हम स्पेस में जो है प्लेन की और लाइन की इक्वेशन करेंगे तो वहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको जो है आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह से हम प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं वेक्टर, और किस तरह से हम प्लेन के ऊपर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ये दोनों आपको जो है ये तरीके पता होने चाहिए, ठीक है, और वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए इसको कहते हैं कि ये 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, और इसको स्केलर इसलिए कहते हैं, इसका जो नेट आंसर आता है वो आपके पास एक स्केलर आता है। अब यहाँ पे जब a क्रॉस b करेंगे तो इसका आंसर एक वेक्टर आएगा, लेकिन जब उसका डॉट करेंगे c के साथ तो वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जब b क्रॉस c करेंगे तो वो एक वेक्टर आएगा, लेकिन जब डॉट होगा उसका a के साथ तो वो स्केलर हो जाएगा। तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसको बॉक्स प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि ये आपको वॉल्यूम ऑफ बॉक्स देता है, या जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड होता है वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। जो बॉक्स होता है वो हमारे पास पैरेललोपाइपेड होता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है, सपोज अगर हमें a गिवन है ये, b गिवन है ये, और c गिवन है ये, तो जो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, वो इन तीनों कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। जो तीनों वेक्टर्स हैं उनके कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर था b क्रॉस c डॉट a, b क्रॉस c डॉट a को हम लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। यूजुअली ये नोटेशन ज़्यादातर बुक्स में यूज़ होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए, तो हम भी ये यूज़ करेंगे a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। तो अब
सपोज अगर एक एग्जांपल करते हैं, ए हमें ये गिवन है, बी हमें ये गिवन है और सी हमें ये गिवन है, तो हम फाइंड करना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। तो ए ये है, बी ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, तो पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे। जो कंपोनेंट नहीं है उनकी जगह 0 लिख देंगे। और ये सिंपल डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो ए डॉट बी क्रॉस सी वो क्या आ गया -23। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम इसका एब्सोल्यूट लेके इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव में। तो आपको इसमें जो है इस तरीके से आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड फाइंड कर सकते हैं जब आपको 3 एजेस के वेक्टर्स गिवन हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए इन सारे क्वेश्चंस के लिए अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो थॉमस कैलकुलस की जो एक्सरसाइज 12.4 है उसमें इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस मौजूद हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।